The irony is striking, if not shameful. The subterranean subsistence of the marginal urban dwellers in Lucknow is a harsh reality that vies for attention. The politics of poverty gains precedence even as opportunist politicians bring them to life on paper only to erase them as soon as their political agenda is served. Mere pawns in the hand of the unscrupulous, they quietly suffer the ignominy of a marginal and subhuman existence. Bereft of basic human rights, they eke out a living in concealed or illegal slums and tenements that have become hotbeds of disease, neglect, and crime. In Lucknow's lopsided urban landscape, they are the faceless and the unwanted victims of vote bank politics. वोट डालने जाते हैं बस कुछ कोई काम नहीं होती है. They find their names appearing on the voters list, and once the election process is over, their names are mysteriously struck off. और तो हम लोग दे देते हैं, हर कुछ दे देते हैं, प्रधानमंत्री मंत्री जिता देते हैं, सारी चीजें कर देते हैं, सभासद जिता के बैठा है, लेकिन कोई कार्य नहीं यहाँ पर हो रहा वैसा. स्थायी रूप में राहत देने के लिए इनके गरीब निरीह बच्चों के निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, इनको स्थायी या अस्थायी सरकारी नौकरी ना भी हो तो कुछ जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो उद्यमी हैं, उनके लिए कुछ किया जाए कि 5% 10% ये झुग्गी झोपड़ी वालों को रोजगार मिलेगा, और इनको मनरेगा का बदला हुआ स्वरूप जो है कृषि कार्यों में लगाने का, ऐसे लोगों को उन क्षेत्रों में काम लगाने के लिए भेजा जाना चाहिए. A classic case in point is that of Pipra Ghat, where one political outfit declared them illegal migrants from Bangladesh, while in actual fact they turned out to be the local OBCs belonging to the Yadav community. हम लोग वहाँ रहते थे बंदरिया बाग में, मुलायम सिंह कोठी के पास, पिपरा घाट में. नाजुल जगह में हम लोग झोपड़पट्टी बनाए थे, तो मायावती बहन जी ने तोड़वाया, वहाँ पार्क बनवा दिया. बहुत मुश्किल से 80-90 आदमी को मिला है और किसी को नहीं मिला. 500 झोपड़ी थे. कुछ नहीं, न लाइट है न बत्ती है. अब गरीब है, उसको जो है हम खुद इंतजाम करते हैं. कि 2005-06 में इन आंकड़ों को लेकर हम लोगों ने एक सर्वे किया था कि लखनऊ में कितनी मलिन बस्तियां हैं. सरकारी आंकड़ों में देखेंगे तो उनकी संख्या 500 से भी कम दिखाई गई है, और अलग अलग विभाग जो हैं वो अलग अलग आंकड़े पेश करते थे. जो ऑक्सफैम और विज्ञान का जो सर्वेक्षण रहा है मलिन बस्तियों का, लखनऊ के अलावा और 2 शहरों में, इलाहाबाद और आगरा में भी किया गया था. लखनऊ का जहाँ तक सवाल है वो 787 मलिन बस्तियाँ हम लोगों के सर्वेक्षण में आईं निकल कर. और जब हम 787 मलिन बस्तियों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको लिया गया था जो मानक जो सेंसस का था मलिन बस्तियों के लिए कि 50 से ज़्यादा हाउस होल्ड होंगे, घर होंगे, वहाँ पे परिवार रह रहे होंगे, उनको मलिन बस्तियों में शामिल किया गया था. और जो पूरी जो उसमें इन मलिन बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या थी वो 10 लाख से ज़्यादा थी. More shockingly, the contrast is striking. While, on the one hand, the country is being portrayed as progressing both socially and economically, giving a boost to the tourism industry, whereas the situation at ground zero is embarrassing, to say the least. The first thing that a tourist witness along Lucknow's railway lines is filthy slums that greets him even before the station is reached. Paying lip service to giving them a better life, they are dumped in the outbacks of the city, where commuting to work in the heart of the city becomes an onerous and well-nigh impossible task. No thought is given to affordable transport facility, and the EWS housing projects are either shoddily constructed or allotted to those with clout, even as the administration looks the other way. हमने सुना था मायावती की कॉलोनी है, उसमें दोस्त मेरा गार्ड ड्यूटी करता था, तो मतलब जैसा कि होटल पे आना जाना है तो उसी तरीके से बना संपर्क. उसके बाद ठेकेदार आया इसी तरीके आप तरीके पूछने के लिए
कहेगा बेटा पूरा प्रूफ देखा, तो बोलेगा ठीक है आराम से जो है रहिए, अगर जब खाली करने को कहे कोई अधिकारी आके तो आप जो है खाली कर देना, तुमको कौन सी दिक्कत। हमने कहा हमको कोई दिक्कत नहीं, हम चले जाएंगे बस। जिस गंभीरता के साथ सोचा जाना था वो नहीं हो पाया। कुल मिला के जितने संख्या है गरीबों की, और वो गरीब जिस तरह से प्लाटों में रहते हैं, एक पॉलीथीन की छत डाल लेते हैं, पॉलीथीन की दीवार डाल लेते हैं, लैट्रीन की जगह नहीं होती है, कहीं रेलवे लाइन पे कोई जा रहा है। 2005 में जब प्लानिंग कमीशन में एक बैठक हुई और जिसमें सारे जो मेट्रो सिटीज़ थे उनके और कुछ बड़े शहरों के मुख्य अधिकारियों को बुलाया गया था, उसमें मैंने ये इशू रेस किया कि ये जो आपका टारगेट है, ये टारगेट कभी अचीव नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने जो एडवाइज़र थे प्लानिंग कमीशन, उन्होंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, क्यों नहीं अचीव हो पाएगा। हमने कहा इसलिए नहीं अचीव हो पाएगा कि आप लैंड के भाव बहुत बढ़ रहे हैं जब से आपने अर्बन सीलिंग ख़त्म कर दी है, और लैंड को आपने डाल दिया है जिम्मा की वो लोकल बॉडी उसको अरेंज करेगी। Making life even more difficult is the enforcement of no vending zones within city limits that robs them of their livelihood as hawkers. The skewed vending policy and the way it is implemented reeks of administrative ham-handedness with the dice loaded against them in every which way. These rural daily wage laborers help build swank apartment blocks and lavish gated communities only to be left to fend for themselves out of the roads. Will life for them ever change? And will they be able to tide over this identity crisis that stares them in the face every morning? Is dignity of labor and the right to live mere words in the statute books? Will the powers that be ever wake up to this ugly reality, or is this a search for a lost cause? महीने में अगर 10 दिन काम लगा तो 20 दिन बैठना पड़ता है। 1 रुपये में क्या पैसा बचा लेते हैं? ये समझ लो 400 रुपये 450 कमाते हैं तो समझ लो 400 रुपये सर बचा लेते हैं। काम मिल जाता है? नहीं जी, कभी जब लग जाता है तब मिलता है, तो जाते हैं। Lakra 45, semi-nude, sunken eyes and a bag of bones. His scragged underwear is a loose shred of rotting strings. He has been for the past few years battling cirrhosis of the liver, spews venom when he roars. गरीब का कोई सुनता नहीं है। 1 साल हो गया, इसमें कम से कम 200 आदमी पैसा जमा किए हैं। वहाँ जो 16,200 रुपये हरजन को और 19,440 सामान्य को, पता नहीं किस तरीके से पैसे हमने जमा किए। ऐसे ऐसे लोगों ने जमा किए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यकीन मानिए जब भी जाता हूँ कि मुकदमा जाइए कायम कीजिए, वहाँ मुकदमा दिल्ली की सरकार थी, वहाँ पैसा जमा हो गया बैंक में, जाइए आप वहाँ आईएफ रोड पे कॉलोनी भी दिखा दी और पैसा जमा करो, भी 15 दिन के लिए कब्जा लेटर दे रहे हैं, कुछ नहीं। जब भी जाओ तब चूतिया बनाते हैं। पैसा भी ले लिए 19,440 बहुत लोगों ने जमा कर दिए है, कम से कम किसी को नहीं मिली है। पता नहीं कैसे किस तरीके से लोगों ने पैसा जमा किए हैं, हम ही से पूछे कैसे जमा किए हैं। लेकिन ये तय किए हैं कि कितना भी भयंकर आ जाएगा जान दे दूंगा, खाली नहीं करूंगा जब तक कॉलेज नहीं देंगे, या उस आदमी को मर्डर कर दूंगा। सर बहुत खून खौल रहा है, सब गुर्दे बेकार हैं, शरीर से अपंग हूँ, जिंदा लाश हूँ। लेकिन अगर मिली नहीं, कोई आ गया खाली कराने तो सब ये भाग जाएंगे, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। या तो उसकी जान ले लूंगा या तो दे दूंगा, या तो उसको मार डालूंगा जाकर के, क्योंकि खून खोल रहा, पता नहीं कैसे पैसा जमा किए, लंघन करके भूखों मर करके पैसा जमा किए। और हमारी दीदी होती आज हो जाता। ये सारे हम मुसलमान जरूर हैं, मुसलमान मिल करके या तो मिल करके बनिया बक्कल मिल करके साले इसको बनाए थे। 19,440 रुपये जमा करके ये मिला है, लेकिन हम लोग अभी जमा कर दिए, हम लोग को लगभग धीरे धीरे साल भर हो गया, अभी हम लोग को कुछ मिला नहीं। गांव में जो छोटा मोटा घर था वो बेच के हम डूडा ऑफिस में जमा कर दिया सर। उसके बाद यहाँ जब डूडा ऑफिस जाते तो ये बताते हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं, वो साहब से मिलो, वो साहब से मिलो। तो सर हम लोग अनपढ़ आदमी हैं, तो हम किससे मिले। I learned that the higher Lucknow skyline spirals, the lower out standard of living plummets. Decades have gone by, lemon sea, riven with resentment at the city that promised him the sky but let him stew in the bowels of the earth. शहर से लगी हुई जो विकास की योजनाएं चल रही हैं, उसमें कुछ ज़मीन का व्यवसाय करने वाले लोग, उन्होंने
किसानों से ज़मीन खरीदी बीघा के भाव में और फुटों के भाव में, उसको खाली एक कागज़ पे नक्शा बना के दिखा दिया। तो कुछ पुराने शहर में ऐसी आबादी हैं जिनको आज के युग में आप मलिन बस्ती कहेंगे, लेकिन उस समय के लिए वो मलिन बस्ती नहीं है की सीमा में नहीं आती हैं, इसलिए कि वहाँ सारी सुविधाएं हैं सिवाय ट्रांसपोर्ट के। अब ये जो नया शहर, ये अवैध कॉलोनियाँ बन रही हैं, इसके अंदर जो समस्या आगे आने वाली है वो बड़ी विकराल होगी। हाँ, इसको खलवा दे, बहुत बढ़िया रहता है। अगर हम देखें तो लखनऊ में लगभग 19,000 के आसपास लोग हैं जो लखनऊ की सड़कों पर सोते हैं, और वो लगभग 500 ऐसी जगहें हैं जहाँ पर वो अलग अलग सोते हैं जी। और किसी भी मौसम में, चाहे वो जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, उनके लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे वो मौसम से हो या बाकी दूसरी चीज़ों से, उसके लिए कोई प्राविधान शहर के पास नहीं है। 2011-12 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के पश्चात लखनऊ में रैन बसेरे बनाए गए और उसमें 23 शेल्टर बनाए गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि 1 लाख की आबादी पे एक शेल्टर बनाया जाए। उसके हिसाब से लखनऊ की आबादी 2001 के अंदर 23 लाख की थी शहरी आबादी, और उस 23 शेल्टर लखनऊ में बनाए गए, जिसमें अगर हम देखें तो पाएंगे कि वो 23 शेल्टर जहां एक और 19,000 लोग सड़कों पर सोते हैं, उनमें से सिर्फ वो मात्र 1500 लोगों को, अगर सारे शेल्टर्स अच्छे से चलाए जाएँ तो 1500 से ज़्यादा लोग उस शहर के अंदर, उस शेल्टर के अंदर नहीं सो सकते हैं। Worst facts tumbles out regarding the plight of the homeless migrant. The urban homeless is doomed to spend his or her lives on pavements or slums in the cities. Should such persons be evicted from the places where they dwell merely because, in the eye of the law, their occupation of the premises is unauthorized? If the society permits such eviction, should it not provide a reasonably adequate alternative accommodation to them so that the right to life guaranteed by the Constitution carries some meaning for them? This question has come up before the courts in India more than once. Generally, while ad hoc relief has been given to these dwellers, lack of political will and commitment paints a pallid picture. तो बताएंगे नहीं कि यहाँ रोज साल में 2 बार तोड़ते रहने को ठिकाना नहीं है। Vigyan Foundation, one of the few NGOs committed to monitor progress in this crucial area, paints a bleak picture in Lucknow. In their research paper, Gleaning over the Comprehensive UP Housing Policy 1995, one is struck by the ham-handed and disinterested approach of Babudam. हम लोग आए तो कोई नहीं रहे यहाँ पर, एकदम पूरी खाली पड़ी रहे। बस 3 लोग 4 लोग रहने यहाँ पर आए हैं। बिजली तो है नहीं, पानी पहले हरदासी खेड़ा से लाए हैं जब शुरू में आए हैं, और इधर मंदिर है, वहाँ से पानी 1 किलोमीटर से लेके रिक्शा और ठेलिया करके लाद के पानी लाए हैं। अब ये 2 साल भाई नल लगवाए हैं हम। कोई कानून कायदा वाला कोई अबे नहीं, जिनकी मरी गया सबकी हाँ कि कीड़ा मकोड़ा खाए कि नल बम्बा है कि नहीं। हम सब जब वहाँ यह कॉलोनी में आए हैं तब तक रोही से पानी ले आवा। This policy is in a draft form and has 16 bulleted guidelines that are all well over a decade old. A list of measures is given by declaring that administrative agencies self-financed schemes for creating new housing stock and the development of plots and service facilities for the urban poor. Infrastructure development and maintenance find prominent mention, but there is no action plan in place. सरकार फ्री में यहाँ अगर मुहैया कराती हैं वैसी जगह छोड़ देती, ले जाएगा नहीं कि हम लोग वहाँ भूखन मरते भाग जाते हैं। क्या करें, कहीं कहाँ पे चले जाएं।
हमने कितनी बार भरा, मेरा आया भी नहीं और ना हम कहीं गए। A city development fund is to contribute in strengthening financial resources, implementation projects related to various aspects of city planning, maintenance, infrastructure development, etc. Environmental conservation and promotion of open and green spaces find mention. Enough emphasis is laid on following the PPP model for building tenements for the urban poor. This has proved a convenient loophole for private builders to enter the fray, and their basic thrust is to target the richer segments while the slum dwellers can be given the short shrift with a pliable administration looking the other way. Even a visit to few completed projects like the Ambedkar Awas Yojana, the urban poor settlers have mostly resold their EWS flats, citing lack of employment avenues in the near vicinity. हर बड़े मकान बड़े बंगले के साथ 3-4 अगाड़ी पछाड़ी चाहिए होता है, उसको ड्राइवर चाहिए, उसको माली चाहिए, उसको चौकीदार चाहिए, उसको किचन के लिए आदमी चाहिए, उसको झाड़ू पोछे के लिए चाहिए, तो 4-5 आदमी आता है। और वो सारे जो देहातों से आते हैं वो इधर उधर जो सार्वजनिक स्थान होते हैं उसमें झोपड़ी डाल के रहते हैं। तो समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि रोज़गार है नहीं, रोज़गार के लिए शहर आना है और शहर में जो उनको मिलना है वो सुबह से शाम तक खाने में चला जाना है, इसलिए हाउसिंग की स्थिति बहुत ख़राब है। They have trooped back to their old slums, where they find work as marginal workers, domestic helps, rickshaw pullers, daily wage labor. Even the no vending zone scheme in places like Gomti Nagar have come a cropper, since the police political nexus is all too evident. The earlier government used to make us shell out ₹5 as grease money on a daily basis, while the dispensation has stopped this vasooli, and hence the need to shift is merely reduced to a paper chase. Ruse the vendor, tongue firmly in cheek. Even as the concerned authorities set up for the rehabilitation and resettlement of the homeless fill their pockets only after lining their masters. Is there much light at the end of the tunnel? Babuji, we work near Gomti Nagar, Hazratganj and other far-flung areas. And how do you expect us to reach our workplace? We will have to sell these and go back to the places where we can get our daily loaf of bread. कम से कम 100% में से 30%, 35% किराए पे यहाँ पे घर उठे हुए, आधे ज़्यादा बिक चुके हैं। कोई सुविधा ही नहीं। डॉक्टर कहता है एम्बुलेंस में ले जाओ, मेडिकल तो मेडिकल ले जाए, जब तक मर जाएगा आदमी। दूसरी अगर मर गया तो उसको कहाँ दफन करेंगे? इतनी जो 2x2 की खोली बना के दी है, क्या खोली के अंदर दफन करे? पहले एक ठाकुर में रहता था, तो वहाँ मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में सुपरवाइजिंग करता था, मैं जॉब करता था। यहाँ आके मेरी जॉब भी छूट गई, मेरी जॉब गोमती नगर में थी, यहाँ से कोई कन्वेंस नहीं है इतना। In the areas earmarked for construction, work is on in half measure. The allotted houses too are semi-completed and there is no piped water or electricity. Efforts to properly colonize the area, to provide rows of numbered houses, streets, street lights, breathing parks are all conspicuous by their absence. सर कुछ गलती हम सब की है, हम लोग कंप्लेन नहीं करने जाते हैं, और कुछ गलती यहाँ के नगर निगम की है जो यहाँ पे देख रेख नहीं करते हैं। क्या किया जाता है, बड़े लोग यहाँ से कब्जा करें, देखो तो कहाँ गरीब हैं, यहाँ गरीब तो सब भगाए जा रहे हैं किनारे किनारे। देखो आज तक नसीबन ने कुछ है, कुछ यहाँ कुछ देख लो कितनी गंदगी में रह रहा गरीब आदमी। एक उसी कमरे में खुलवा दिए, उसी में सब लेडीज भी जाए, जेंट्स भी जाए, उसी एक ही लेटरिन में सब लोग जाते हैं। सफाई न जमादार है न कहीं कुछ है, ऐसे ही गंदगी है। अभी आप लोग देखेंगे तो आप लोग भड़क जाएंगे, इतनी गंदगी मची रहती है। Half measures employed by the District Urban Development Authority, DUDA, is evident by the shoddy quality of work. The Housing Commission, on its part, believes that the society must address this issue directly and must sit across the table to persuade the new allottees to stay back. But given their economic predicament and the tunnel vision employed by the board, disappearance of slums from the city
is a cry in the wilderness for the toiling and hard-working people. When will somebody pick up cudgels on their behalf is a matter of conjecture. When we look at the plight of these homeless people, we realize that for you and me, it is just another day in paradise. The streets are not safe for me, but right now, I have nowhere else to be. I do not sleep very well. Living on the streets is a living hell. But right now, I have no other choice. I am homeless. But that is not true. That is just a ploy. I can know peace, happiness, and joy. I can stop all the despair in my life and cut into negativity like a knife. For at some point in my life, I will not be homeless.